वेलकम बैक एवरीवन। आज अपन देखने वाले हैं बायनोमियल थ्योरम के जो बचे हुए पीवाईक्यू थे 2024 के। उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यह आया था 9th अप्रैल शिफ्ट 1 में। ये क्या बोलता है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 70 इन दिस। तो जो भी आएगा आंसर वो इस टर्म में रहेगा, है ना। तो अपन को पी ऑफ क्यू फाइंड करना है, फिर उसके हिसाब से पी प्लस क्यू की क्या वैल्यू है वो पता लगाना है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, इस सीरीज को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर टाइम्स 1 + x² 98 पे ये तो अपन को कुछ लग रहा है कि जीपी टाइप का बन सकता है, तो कॉमन टर्म निकालने की कोशिश करते हैं। तो कॉमन टर्म होता है b/a। ठीक है, तो अपन देखते हैं x³ 1 + x⁻97। ठीक है, अपॉन ये क्या होगा x² 1 + x⁻98। ठीक है, तो मैं इससे ये हटा सकता हूँ और इससे ये हटा सकता हूँ, तो मेरा कॉमन टर्म क्या आ रहा है, x/1 + x। ठीक है, अब देखते हैं टोटल टर्म्स कितने हैं। देखो 98 से चालू हो रहा है ना, और 46 तक जा रहा है। तो कितने टर्म्स होंगे, 98 - 46 कितना हुआ, 52 + 1 तो कितना है 53। तो मेरे को पता चल गया 53 टर्म्स है। ठीक है, तो अपन को अल्टीमेटली फाइंड क्या करना है, x की पावर 70 इन, है ना, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 70 किसमें। अपन सीरीज को कैसे लिख सकते हैं, सीरीज का सम कैसे लिखेंगे, a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। ठीक है, एक बार लिखने की कोशिश करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आएगा a क्या होगा आपका x² 1 + x की पावर कितना 98। ये a हो गया 1 - x अपॉन 1 + x की पावर 53। ठीक है, अपॉन 1 - x अपॉन 1 + x। क्लियर है, और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या बनेगा, x की पावर कितना था अपन को 70 निकालना था, x² चला जाएगा तो कितना बचेगा x की पावर 68। तो x की पावर 68, है ना, इन कितना 1 + x की पावर क्या होगी 98, ये अभी भी यहाँ पे आएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो 1 + x यहाँ जाएगा -x, तो ये 1 बन जाएगा, 1/1 + x होगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 + x की पावर 53 - x की पावर 53। ठीक है, 1 + x की पावर 53 - x की पावर 53। ठीक है, और ये डिनोमिनेटर भी आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, टाइम्स 1 + x की पावर कितना 53। ठीक है, अब देखो 1 + x की पावर 53 में से एक ही डिनोमिनेटर वाली चीज कट जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 52। ठीक है, ठीक है, ये इसके नीचे आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 98 - 52। 98 - 52 कितना होगा आपका 46। तो ये हो जाएगा 46। तो अपन को अब अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है, x की पावर 68, है ना, x की पावर 68 इन क्या, अब अपन दोनों इनका देखते हैं पहले। ठीक है, क्या करते हैं कि ये होगा 1 + x। बेसिकली मैं इस ब्रैकेट को खोल रहा हूँ, एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो क्या होगा 1 + x की पावर 53 + 46। ठीक है, और क्या होगा माइनस में 1 + x की पावर 46 टाइम्स x की पावर 53। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखते हैं 53 और 46 क्या होगा, ये 99 होगा। ठीक है, तो क्या बोला है, x की पावर 68 इन 1 + x की पावर 99, तो क्या होगा एनसीआर होता है, तो ये होगा 99 सी 68। क्लियर, अब क्या देखते हैं, यहाँ देखते हैं x की पावर 68 इन ये वाली टर्म। तो देखो 68 से x/53 वाली चीज कट जाएगी, तो क्या होगा 68 - 53 कितना होगा आपका, ये आएगा 15। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है x की पावर 15 इन 1 + x की पावर 46, तो क्या होगा 46 सी 15। अब देखते हैं अपना पूछा किस रेशियो में, तो ये क्या बोला 99 सी पी, ठीक है, -46 सी क्यू, है ना। अब अपन क्या देखते हैं, अपना आंसर क्या रहा है 99 सी 68 -46 सी 15। तो अपने पी और क्यू क्या हो जाएंगे, पी हो जाएगा 68 और क्यू हो जाएगा 15। ठीक है,
अब p प्लस क्यू पूछा तो क्या होगा, 6 8 प्लस 5 कितना होगा 3, और ये क्या होगा 6 7 8, आंसर होगा इसका 83। ये अपना आंसर है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया था 27th जैन शिफ्ट 1 में। ये क्या बोलता है, इफ a denotes the sum of all coefficients in the expansion this and b denotes the sum of all the coefficients in the expansion this, ठीक है। तो आप बताओ a और b में क्या रिलेशन रहेगा। तो देखो अपन क्या कर सकते हैं, अपन ने देखा है जैसे कि कोई भी ऐसे सीरीज पूछा जाए तो उसमें क्या करते हैं, जब आपसे पूछा जाए कि सम ऑफ कोफिशिएंट्स क्या होगा, तो आपको हमेशा x की वैल्यू 1 रखनी होती है ना। इसको ऐसा सोच सकते हो जैसे कि 1 प्लस एक्स की 1 + x की पावर n का जो भी आपका एक्सपेंशन आएगा, ठीक है, ऐसा रहेगा कुछ कोफिशिएंट पे x की पावर कुछ रहेगा, फिर कोफिशिएंट पे x की पावर कुछ रहेगा। तो आपको जब पूछा है कि सम ऑफ कोफिशिएंट्स बताओ, तब इसमें ऑब्वियसली x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, है ना। तो ऐसे आप एलएचएस में भी करोगे, जो 1 + x की पावर n है, तो उससे जो एलएचएस में बनेगा वही अपना आरएचएस के बराबर होता है, क्योंकि इसलिए अपना आंसर भी वही आ जाएगा। सेम चीज यहीं पे करेंगे। क्या करते हैं अपन, अपन को a पूछा है, a क्या होगा, इस एक्सप्रेशन में जब मैं x की वैल्यू 1 डाल दूंगा तो क्या आएगा, 1 - 3 + 10 टाइम्स 1, है ना, की पावर n, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 1 - 3 क्या होगा, -2, और ये क्या होगा 8 की पावर n, ठीक है। अब क्या करते हैं, डालते हैं b में। b क्या बोलता है, b डिनोट्स द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन। ये तो 1 + x² की पावर n में जब मैं x की वैल्यू 1 डाल दूंगा, ये क्या बनेगा, 1 + 1 की पावर n, तो ये क्या होगा 2 की पावर n। तो ए और बी में क्या आपका रिलेशन आ रहा है, यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ b की पावर क्यूब, ठीक है, इक्वल टू a। कैसे, यहाँ पे है 8 की पावर n, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर n की पावर 3, ठीक है। ये क्या होगा 2 की पावर 3 n, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये 8 की पावर n है, LHS इक्वल टू RHS, तो अपना ये वाला रिलेशन इसका आंसर होगा, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था, बस इसमें इतना कॉन्सेप्ट है, जब भी आपको कोफिशिएंट का सम पूछा जाए तो हमेशा x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न पे। ये क्वेश्चन आया था आपका 31st जन शिफ्ट 1 में। ये क्या बोलता है कि लेट a डिनोट्स द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन दिस, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ से कुछ आ जाएगी, फिर b की वैल्यू ये है, ठीक है। फिर आपसे कुछ कुछ आगे पूछा, तो पहले अपन a और b निकालने की कोशिश करते हैं। ये क्या बोलता है, a denotes the sum of all coefficients in the expansion, तो अपन ने वही करेंगे। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए x की वैल्यू में 1 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 - 2 + 2, तो ये 2 से 2 कटेगा 1, 1 की पावर 20 23 क्या होगा 1। यहाँ पे क्या होगा 3 - 4 + 2, तो 5 - 4 कितना हुआ 1, तो यहाँ पे भी 1 आएगा। तो a की वैल्यू तो 1 आ गई, ठीक है। अब b की वैल्यू फाइंड करते हैं। b की वैल्यू क्या होगी, क्या लिखा है लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू 0, है ना, log 1 + t अपॉन t की पावर 20 24 + 1 dt, है ना, और अपॉन में x², ठीक है। तो इसमें अपन एल हॉपिटल रूल लगाते हैं, तो इससे क्या होगा, मैं ऊपर डिफरेंशिएट करूंगा नीचे डिफरेंशिएट करूंगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा log 1 + x अपॉन x की पावर 20 24 + 1 अपॉन 2x, और ये अभी भी लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ठीक है। तो अपन को पता है log ऑफ 1 + x अपॉन x कितना होता है 1, तो ये क्या बचेगा, पहले तो हाफ ही कॉमन ले लिया मैंने, ये 1 बन गया, और इसमें जब मैं 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या बनेगा 0 + 1 × 1, ठीक है। तो ये हाफ हो जाएगा। अब क्या बोला है अपन को, a और b की वैल्यू पता चल गई है। अब ये आस्क किया गया है अपन से कि अगर मान लो इस इक्वेशन के और इस इक्वेशन के कोई कॉमन रूट्स हैं, तो a b c या c d e का क्या रेशियो होगा, ठीक है। तो देखो अपने पास इक्वेशन आ गई है, एक बार सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। अपन से क्या पूछा है 2bx² + ax + 4 = 0, ठीक है। इसमें b की वैल्यू हाफ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या 2b = 1 हो जाएगा, तो आएगा x², a की वैल्यू 1 है तो हो जाएगा +x प्लस कितना, ये है 4, ठीक है। अब इसमें एक बार डिस्क्रिमिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं। d क्या होता है आपका b² मतलब 1² - 4ac, तो आपको पता ही है, तो लेस देन 0 आ रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है,
क्योंकि देखो यहाँ से पता चल गया d लेस देन 0 है, तो इसका मतलब ये है इसके इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। और अगर कोई इक्वेशन का d लेस देन 0 आ रहा है तो अपन को पता है रूट्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। किस फॉर्म में? a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b। तो अपन को पता है अगर इसके रूट्स और इसके रूट्स, ये जो दूसरी इक्वेशन है सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, अगर इनमें कॉमन रूट्स है तो दोनों ही रूट्स कॉमन होने चाहिए। तो इसका मतलब इस ये जो इक्वेशन है यही इक्वेशन बन जाएगी। तो क्या आपका सी डी ई, मतलब सी डी ई का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1:4। ठीक है, तो इसका आपका आंसर आएगा C:D:E। तो देखिए अपन से जो पूछा गया C:D:E, ये किसके बराबर होगा? आपका 2B:A:4 के। क्यों? क्योंकि देखो भाई इस वाले इक्वेशन के आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स आए हैं तो वो पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, और अगर और इसमें कोई कॉमन रूट है तो इसमें भी पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, और अगर कॉमन है तो दोनों के ही रूट्स सेम होंगे, इसलिए ये रिलेशन आपका होल्ड करेगा। तो 2b क्या है? 1, a क्या है? 1, और ये है 4। तो आपका ये होगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स रूट्स वाला जो कॉन्सेप्ट था ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया था आपका 4 अप्रैल शिफ्ट 2 में। ये क्या बोलता है? इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ x⁴, x⁵, x⁵ in the expansion 1 plus x⁴n are in AP, then the maximum value of n। तो देखो सिंपल है, अपन है ना कोफिशिएंट्स निकालने की कोशिश करते हैं। ये होगा nc4 nc5 है ना, और होगा nc6। ठीक है, अब ये बोला एपी में है, तो जब ए बी सी एपी में होता है तो अपने पास रिलेशन क्या आता है? 2b इक्वल टू a प्लस सी। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे 2 टाइम्स nc5 इक्वल टू nc4 प्लस nc6। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ nc5 से, तो क्या हो जाएगा? 2 इक्वल टू nc4 अपॉन nc5 प्लस nc6 अपॉन nc5। ठीक है, अब देखो ये अपना की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगर ये पता तो बहुत इजीली और जल्दी हो जाएगा। देखो क्या पता है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? NCR अपॉन NCR माइनस 1। ठीक है, क्या होगा? n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। तो क्या अगर ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है तो नीचे आएगा बड़ा वाला चीज और ऊपर आएगा n माइनस छोटी वाली चीज। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? अपन यहाँ पे लिखेंगे 5 अपॉन n माइनस छोटी वाली चीज प्लस क्या होगी? n माइनस 5 अपॉन 6। ठीक है, तो ये इक्वल टू 2 है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आएगा n माइनस 14 टाइम्स n माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपको पूछा मैक्सिमम वैल्यू n की क्या हो सकती है, तो यहाँ से n की वैल्यू आ रही है एक तो 14 और एक आ रही है 7। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 14। तो आपका आंसर इसका हो जाएगा 14। ठीक है, सिंपल था, इजिली हो सकता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन आया था 30th जैन शिफ्ट 2 में। ये क्या बोलता है कि 2 माइनस पी, पी 2 माइनस अल्फा और अल्फा आर द कोफिशिएंट्स ऑफ 4 consecutive टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 2p क्या होगी? तो अपन देखते हैं 4 consecutive टर्म्स हैं तो वो किस फॉर्म में होंगे? NCR NCR प्लस 1 NCR प्लस 2 NCR प्लस 3। ठीक है, अब देखो 2 माइनस पी और p, 2 माइनस पी प्लस पी करूंगा तो आंसर 2 आ रहा है, तो इन दोनों का सम 2 होना चाहिए। और क्या 2 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, ये भी 2 है तो इनका सम भी 2 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखते हैं पहले इक्वेशन? NCR प्लस NCR प्लस 1 इक्वल टू 2 है, तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं n प्लस 1 CR प्लस 1 इक्वल टू 2। ये पहला रिलेशन आ गया। ठीक है, दूसरा यहाँ से देखते हैं NCR प्लस 2 प्लस NCR प्लस 3 इक्वल्स टू 2। सेम यहीं पे भी लगाते हैं, तो क्या बन जाएगा? n प्लस 1 CR प्लस 3 इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो जब आपके पास होता है NCA इक्वल टू NCB, तो या तो A इक्वल टू B हो सकता है या तो A प्लस B इक्वल टू N हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये दोनों इक्वल बनेंगे क्योंकि दोनों का RHS इक्वल है। तो देखो क्या हो सकता है? या तो हो सकता है R प्लस 1 इक्वल टू R प्लस 3, या तो हो सकता है R प्लस 1 प्लस R प्लस 3
इक्वल टू n। ठीक है, अब देखो इसको मैं काटूंगा तो 1 इक्वल टू 3 तो होता नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 2r प्लस 4 इक्वल टू n। ठीक है, ये आ गया। अब ये देखो अपन के पास बस यही रिलेशन एक आ पाया है, इसके अलावा अपन पास कोई भी रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे मिसिंग डेटा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता जब तक अपन को और कोई रिलेशन ना दिया जाए। ठीक है, तो इसमें आपका जो डेटा गिवन है वो डेटा इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, डेटा इनकंसिस्टेंट है, मतलब इसमें और फर्दर डिटेल्स चाहिए जब इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन बोनस होना चाहिए था। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको सीरीज कैसी लग रही है और अगला टॉपिक आप क्या चाहते हैं। थैंक यू।